ये वीडियो है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 1 में हमने ये सब पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? ये इलेक्ट्रिक डायपोल तक पढ़ लिया था। आज शुरू करते हैं बच्चों, द फील्ड एट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसकी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन। तो बच्चों इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। इस साइड ये हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ कर लिया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। बच्चों फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो सब आपको इजीली समझ में आता जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी लेंथ है 2a, ये है इसका सेंटर O, क्योंकि डिस्टेंस तो हम सेंटर से मेजर करेंगे ना किसी भी पॉइंट की। पहला केस जो है उसमें हम एक्सियल लाइन ले रहे हैं, तो एक्सियल लाइन मींस हमको ये इस लाइन पर एक पॉइंट लेना है, ये एक्सियल लाइन है। सपोज ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस डायपोल की वजह से। तो O से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? O से P तक की डिस्टेंस को हम लेंगे कि ये R डिस्टेंस है, माइनस Q से ये डिस्टेंस R प्लस A हो जाएगी। R प्लस A कैसे? ये टोटल है 2A, तो मीन्स ये भी A ये भी A। तो जब माइनस Q से हम मेजर करेंगे तो R तो यहाँ तक की हो गई, R प्लस A, ये यहाँ R प्लस A आ गई। ऐसे ही प्लस Q से ये डिस्टेंस R माइनस A आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी डिस्टेंसेस आ गई हैं, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं और डायपोल को हम मान लेते हैं कि AB डायपोल है ये, जिसकी लेंथ है 2A। तो AB इज इक्वल टू है 2A, OP इज इक्वल टू R, A से P तक की डिस्टेंस R प्लस A और B से P तक की डिस्टेंस R माइनस A। ये हमने सारी डिस्टेंसेस लिख ली हैं। अब बच्चों P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो P पॉइंट पर A की वजह से मींस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो पहले माइनस की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन है माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। और प्लस क्यू, प्लस से आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन हो गई प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो अब देख रहे हैं ना कि माइनस के लिए डायरेक्शन ए की तरफ है और प्लस क्यू की आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। साथ साथ ही E प्लस क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी E माइनस क्यू से, क्योंकि B पॉइंट जो है वो ज्यादा पास है P के, तो कम डिस्टेंस मींस फील्ड ज्यादा। तो E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू, ये भी हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अब हमें फाइंड करना है E नेट एट पॉइंट P। बच्चों लैंग्वेज यहाँ आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है ऐसे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, प्रॉपर जो है वो नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ हम डेरिवेशन को कैसे करना है वो देख ले रहे हैं। E नेट एट P, ये है E एक्सियल, और इसको हम E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू लिखेंगे। यहाँ हमने देखा ही ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का K Q अपॉन R स्क्वायर। तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है मींस B से डिस्टेंस कितनी है, वो है R माइनस A, तो R माइनस A का स्क्वायर, और इधर फिर K Q R प्लस A का स्क्वायर, माइनस Q से डिस्टेंस, ये माइनस Q से डिस्टेंस R प्लस A है। ये हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K Q अपॉन R स्क्वायर, इसकी हेल्प से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि K और Q तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A स्क्वायर। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम ये डायरेक्शन लिख देंगे बाद में, वेक्टर फॉर्म ले लेंगे इन द एंड। A Q और यहाँ एलसीएम लिया हमने, तो R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच्चों एलसीएम लिया इन दोनों का ना, तो सिंपल मैथ्स है ये। तो अब हम ये होल स्क्वायर जो है ब्रैकेट ओपन कर देंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस
अब r माइनस a का ब्रैकेट ओपन करेंगे, साथ में ये माइनस भी है तो अंदर के साइन भी चेंज करते जाएंगे। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या आता है माइनस 2 आ रहे तो माइनस माइनस प्लस 2 आ रहे हो गया, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो ई एक्सियल की वैल्यू आ गई के क्यू 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बच्चों हम 2a/q एक साथ लिख लेते हैं, तो k और ये हमने 2a/q को एक साथ लिखा तो एक 2 बच गया हमारे पास और r बच गया, तो ये 2r अलग लिख लिया हमने। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। 2a/q लिखने का पर्पज है कि यहाँ इसको अब हम p लिख देंगे, डाइपोल मोमेंट। तो k और 2p/r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ई एक्सियल आ गया बच्चों। फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस r काफी बड़ी है, तो r इज मच ग्रेटर देन a। डाइपोल की लेंथ मानी हमने 2a, तो a के कंपैरिजन में अगर p पॉइंट की डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, a को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट a। तो E एक्सियल आ जाता है K 2PR अपॉन आर स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो K 2PR अपॉन आर पावर 4। तो अब ये r से इसकी जो 4 पावर है ये 3 रह जाएगी, तो K 2P अपॉन आर क्यूब। अब हम यहाँ K की वैल्यू रख देते हैं, तो E एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये ई एक्सियल का फॉर्मूला आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमें ई एक्सियल की डायरेक्शन बतानी होगी कि ये किधर आएगा, तो ई एक्सियल भी वेक्टर और इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, p पर भी वेक्टर। तो बच्चों यहाँ हम फिगर से देखते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये वैल्यू ज्यादा है, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी की तरफ आएगी और ये है इधर, तो यही डायरेक्शन ई एक्सियल की हो जाएगी। अब ई एक्सियल इस तरफ है और ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, मींस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ ही आएगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो सेम डायरेक्शन में आएंगे। So E axial and P are in same direction, मीन्स इन दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री का। तो अब आ जाते हैं वापस, ये जो हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो E और P के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का आएगा, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए R की पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ई एक्सियल की डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अब सेकंड केस देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये A है, ये B है, और ये है इसका सेंटर O से जाने वाली लाइन पर किसी पॉइंट पे हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाएगा। तो ये है इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट P ले लिया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस तो R हो जाएगी O से P तक। अब हमें A से P तक की भी डिस्टेंस चाहिए और हमें P से B तक की भी डिस्टेंस चाहिए। तो A से P तक की डिस्टेंस ये √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ 2a होती है ना, ऐसे ही इधर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये आ गई। अब डायरेक्शन देखते हैं कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो माइनस चार्ज की वजह से टूवर्ड्स हो जाएगी और प्लस की वजह से ये आउटवर्ड हो जाएगी। इस साइड ये E प्लस Q चार्ज की वजह से, और इधर ये E
माइनस क्यू चार्ज की वजह से। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पैरेललोग्राम्स लॉ यूज करना होगा। तो इस तरह से ई नेट की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, तो ये होगा ई नेट या ई इक्वेटोरियल। यहाँ पर हमको कंपोनेंट्स लेने होंगे इन दोनों चार्जेस के। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे। अब कंपोनेंट्स किस तरह से लेंगे, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। थीटा की साइड कंपोनेंट में कॉस लिया जाता है ना, जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो थीटा की साइड आता है कॉस थीटा, तो उस तरीके से लिख लेंगे कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऐसे ही ई माइनस क्यू, ये आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो दोनों ही कॉस थीटा आ जाएंगे। ये हमने कंपोनेंट्स ले लिए हैं। तो अब ई नेट एट पॉइंट पी मींस ई इक्वेटोरियल चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू ये ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे आपको समझ आ गया, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम ही है, इस डायरेक्शन में है दोनों। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए हमने, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के, दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो इनको हमने ऐड कर दिया। बच्चों जो इधर के कंपोनेंट्स आएंगे ना, इधर भी तो आएंगे साइन थीटा वाले, वो तो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम उनको मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो वर्टिकली अपोजिट रहेंगे ई साइन थीटा वाले, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बस हम यही लिख रहे हैं। तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वही ई माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बच्चों मैग्नीट्यूड में ये ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के इक्वल ही है ना, तो इसको हम सिंपली ई लिख देते हैं। तो ई इक्वेटोरियल, इसको हम लिख लेंगे 2e cos थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर भी ई लिख दिया, यहाँ पर भी ई, और cos थीटा तो ऐड होके ये 2e cos थीटा आ गया। तो मेन लाइन इस डेरिवेशन की यही है, इसको जरूर अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर e की वैल्यू रख लेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है इसमें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, पी पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस वो ये है। अब हमें यहाँ cos थीटा की वैल्यू और रखनी है, तो हम किसी भी ट्राइंगल से इसमें cos थीटा देख लेंगे। जैसे ये एंगल है थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है a, और ये डिस्टेंस इतनी ही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि यहाँ cos थीटा वो है a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर 2aq को हम एक साथ ही लिख ले रहे हैं, तो k और इधर ये 2aq में यहाँ पर है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 और इसका है स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ इसकी पावर है 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इधर 1 और इधर 1/2, तो ये टोटल 3/2 हो जाते हैं। तो यहाँ पावर 3/2। ये आपको समझ आया 3/2 कैसे आया, इस स्क्वायर रूट से ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो रूट हट गया, मींस यहाँ पर पावर रह गई 1, इस वाले ब्रैकेट की पावर रह गई 1, और यहाँ पर है स्क्वायर रूट, मींस यहाँ पर पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 ये 3/2 आ गया। तो ई इक्वेटोरियल ये आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब फिर से ऐसे ही फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, के की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 P अपॉन, यहाँ पर R स्क्वायर है ना, स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये R क्यूब आ जाएगा। इसकी भी वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। बच्चों वेक्टर फॉर्म में देखें तो P के साथ देखते हैं E इक्वेटोरियल किस तरफ आ रहा है। देखिए E इक्वेटोरियल ये इसकी डायरेक्शन है इधर, ठीक है, और P की डायरेक्शन ये माइनस चार्ज है, यहाँ ये प्लस चार्ज है, तो P की डायरेक्शन क्या है, P की डायरेक्शन हो गई माइनस से प्लस, मींस इस तरफ। तो दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट है इसलिए हम यहाँ इसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे।
तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ई और पी की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी डायपोल की एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बनाती है 0 डिग्री का, और किसी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बनाती है 180 डिग्री का। मींस इस केस में P एंड E पैरेलल होते हैं और इस केस में P एंड E एंटी पैरेलल होते हैं। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन E एक्सियल और E इक्वेटोरियल का, तो E एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K 2P अपॉन R क्यूब, और E इक्वेटोरियल के लिए ये होता है K P अपॉन R क्यूब। तो एक 2 का डिफरेंस है ना, तो E एक्सियल इज 2 टाइम्स देन E इक्वेटोरियल, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर हमें कि माइनस साइन भी लगाते हैं। ये माइनस साइन क्या बताता है, यही डिफरेंस कि एक्सियल के लिए एंगल 0 है लेकिन इक्वेटोरियल के लिए ये एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से ई एक्सियल और इक्वेटोरियल भी एक दूसरे से अपोजिट हो गई हैं, जो इस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली। पॉइंट डायपोल देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पॉइंट डायपोल या आइडियल डायपोल, जिसमें जो लेंथ है डायपोल की वो अप्रोचिंग टू 0 हो और चार्जेस काफी बड़े, मींस टेंड्स टू इंफिनिटी हो। तो एक डायपोल जिसकी लेंथ बहुत छोटी हो लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस काफी बड़े हों, उसको हम पॉइंट डायपोल या फिर आइडियल डायपोल बोलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स, मतलब रियल वर्ल्ड में हम डायपोल्स को किस तरह से देखते हैं, तो उसके लिए हमें पता होने चाहिए पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बच्चों मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की गई है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल ये H2O का लिया हुआ है ना, तो प्लस चार्ज प्लस इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, ऐसे ऑक्सीजन का यहाँ पर है, तो प्लस माइनस कुछ एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, तो मीन्स इनका कुछ नेट डायपोल मोमेंट होता है, एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। नॉन पोलर में क्या है, नॉन पोलर में ये प्लस माइनस चार्ज कोइंसाइड करते हैं, मीन्स इनके बीच में कुछ लेंथ नहीं होती। जैसे यहाँ प्लस माइनस के बीच में एक लेंथ है ये, तो ये डायपोल बन गया। यहाँ पर कोई डिस्टेंस है नहीं, इसलिए डायपोल नहीं बना, तो इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, कुछ लेंथ पर आ जाते हैं, तो इनका भी डायपोल मोमेंट आ जाता है। यहाँ बच्चों पोलर एंड नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, टॉर्क ऑन डायपोल। बच्चों जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो हम यहाँ इस टॉपिक में वही कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क आप जानते ही होंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि डायपोल रोटेट करता है। टॉर्क ऑन डायपोल, बच्चों मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इधर है माइनस क्यू चार्ज, इधर है प्लस क्यू चार्ज। मान लेते हैं ये ए है और ये है बी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको दिख ही रही होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स इधर कहीं प्लस चार्ज होगा और यहाँ कहीं माइनस चार्ज होगा। तो अब ये माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होगा और ये प्लस इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये डायपोल अलाइन होने की कोशिश करेगा कि इस तरीके से हो जाए, इधर माइनस इधर प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसी पोजीशन ले ले, ऐसी इसकी टेंडेंसी रहेगी। अब इस पर डायपोल पर फोर्स देखते हैं, नेट फोर्स ऑन डायपोल, एफ नेट इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो तो है माइनस क्यू ई, और यहाँ प्लस पर जो लग रही है वो है प्लस क्यू ई। एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो इससे हमने फोर्स देखा, तो इस साइड ये माइनस क्यू ई और इधर प्लस क्यू ई, तो जो नेट फोर्स है क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये फोर्स जो लग रही हैं ये अलग अलग पॉइंट्स पर लग रही हैं, इसलिए यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप होगा, और इस टॉर्क के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होगी, तो हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे।
ये है थीटा एंगल बन रहा है P और E के बीच में। देखिए P की डायरेक्शन ये है ना, और इधर ये E की डायरेक्शन है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में P और E में थीटा एंगल बन रहा है। डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स यहाँ पर टॉर्क होगा, तो वो टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये n है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन इज इक्वल टू, बी एन कैसे फाइंड करेंगे, डायपोल की लेंथ है 2a और यहाँ है थीटा, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो मीन्स हम साइन थीटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे बी एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा आ गया। तो अब f की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड रखना है, तो हम साइन तो लेंगे नहीं, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। अब इसमें q और 2a इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 2aq और इधर e साइन थीटा, तो टॉ आ जाएगा पी ई साइन थीटा। हमें पता है ना कि डायपोल मोमेंट p होता है 2aq। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू p क्रॉस e, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ही तो साइन आता है, तो टॉ इज इक्वल टू p क्रॉस e एंड टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। इससे अब हम केसेस भी देख लेते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग देखते हैं केसेस क्या हैं। तो इफ फर्स्ट में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। थीटा 0 होने का मतलब भी समझ लेते हैं कि P इस डायरेक्शन में है, ये है P की डायरेक्शन। थीटा 0 होने का मतलब है कि P और E सेम डायरेक्शन में आ जाएं, मींस डायपोल इस वाली पोजीशन में हो। तो अगर डायपोल इस पोजीशन में है तो वो स्टेबल पोजीशन में है, वो तो रोटेट ही नहीं करने की नेचर रखेगा, तो मीन्स कोई टॉर्क नहीं होगा, तो उस कंडीशन में टॉर्क आ जाएगा 0। अब अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 का मतलब क्या है कि ये डायपोल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, कि इधर तो प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो अब प्लस की तरफ प्लस है, माइनस की तरफ माइनस है, तो डायपोल एनी हाउ किसी तरह बस यहाँ बैलेंस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ही पूरा रोटेट होकर अलाइन होगा, फिर से प्लस की तरफ माइनस और माइनस की तरफ प्लस, इस तरीके से। तो थीटा अगर 180 डिग्री है तो भी ये इक्विलिब्रियम में है, और उस कंडीशन में भी टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो उस टाइम पर टॉ हो जाएगा पी ई, क्योंकि साइन 90 होता है 1, और ये होगा मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क से क्या मतलब है कि जो डायपोल है वो इस कंडीशन में है, ऐसे इधर है इसमें माइनस और इधर है प्लस, ये है डायपोल, तो P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये टॉर्क का डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा, यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों डायपोल अभी तो हमने रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो जो फोर्स डोमिनेटिंग होगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ज्यादा है कहीं कम है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उधर की तरफ फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स जिस साइड होगी डायपोल उसी साइड मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम इसको, यहाँ हमने लिया हुआ है कि P और E एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स थीटा 0 है, और E की डायरेक्शन इस तरफ इंक्रीजिंग ली हुई है, मीन्स इस डायरेक्शन में E इंक्रीज हो रही है, जैसे ये यहाँ पर इसको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। इंक्रीजिंग फील्ड का मतलब क्या है, क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड, तो इधर की फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चल तो इधर ही रही है, प्लस से माइनस तो इधर ही है, लेकिन इधर के एरिया में फील्ड है स्ट्रॉन्ग, तो इधर बढ़ने पर फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो अब ऐसे में नेट फोर्स देखते हैं कि इधर है माइनस और इस साइड है प्लस, और डायपोल ऐसे रखा है इधर माइनस इधर प्लस, थीटा 0 है ना, 0 थीटा के लिए। तो अब इस पर कौन सी फोर्स डोमिनेटिंग होगी, यहाँ प्लस है और इधर माइनस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगी ना, क्योंकि जो एंड पास में है उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, तो इसलिए जो नेट फोर्स है वो फिर इधर की तरफ आ जाएगी, एफ नेट भी इसी तरफ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल हम इस दूसरे केस को समझ सकते हैं एंटी पैरेलल वाले में। एंटी पैरेलल वाले में भी हम इंक्रीजिंग फील्ड तो वही ले रहे हैं, लेकिन अब हमने डायपोल उल्टा कर दिया है, मीन्स अब प्लस इधर आ गया है ये और माइनस इधर, मीन्स थीटा हो गया है 180 डिग्री, पी और ई के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया है। तो अब इस केस में नेट फोर्स देखिए तो आप
इधर है माइनस, और जो नियर पॉइंट है इसका डायपोल का वो भी कैसा है, माइनस। तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन, तो जो पास में है वही फोर्स डोमिनेटिंग रहेगी, तो इसलिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो नेट फोर्स इधर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए तो P और नेट फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हैं तो वहां पर हम चार्ज को ऐसे डिस्क्रीट नहीं मानते, मींस क्वांटाइजेशन नहीं लेते हम प्लस माइनस क्यू ई, क्योंकि चार्ज काफी बड़े अमाउंट में होते हैं, तो हम कंटिन्यूअस मान लेते हैं चार्ज को। और जब हम चार्जेस कंटिन्यूअस मान रहे हैं तो फिर हमको उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, डेंसिटी देखनी होती है, तो यहाँ हम वही पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। जब वायर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे चार्ज होता है तो उसकी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल। तो किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लैम्डा को डी क्यू बाई डी एल ऐसे ले लेते हैं कि मतलब हम बस थोड़ा सा पोर्शन ले रहे हैं। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है ना कि किसी वायर का हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो उस एलिमेंट पर डी क्यू चार्ज है और उसकी लेंथ है डी एल, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एल रखेंगे। ऐसा यूनिट इससे आ जाएगी कूलम पर मीटर। ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो किसी शीट जैसे स्ट्रक्चर पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है। तो Q इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस की पर यूनिट एरिया। ये डी एस क्या है, ये एरिया का एलिमेंट लिया हुआ है, तो SI यूनिट इसकी कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज मतलब हमने कोई इस तरह की जैसे कोई बॉल है ऐसा शेप, तो वॉल्यूम के लिए हमने जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी ली हुई है, इस तरह की कोई शेप ली हुई है, तो फिर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। तो ऐसे ही पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, तो जैसे कोई इंसुलेटर है कि उसमें अंदर भी चार्ज है और सरफेस पर भी चार्ज है, तो हम ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं। तो इसकी SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, तो कूलम पावर, ये मीटर पावर -3। बच्चों नोट्स में आपको बीच बीच में इस तरह से कुछ स्टार पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फिजिक्स की जो डीप कॉन्सेप्ट या फिर स्पेशली जैसे MCQs क्वेश्चंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हमारे लिए बचता है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बस इस चैप्टर का भी यही टॉपिक बचता है, तो इसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर बेस्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मींस चार्जेस जो हैं, अगर एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज भी Q ही है, उनको डिस्टेंस R पर रखा गया है एक दूसरे से, उनके बीच में F फोर्स लग रही है। तो अगर चार्जेस को हाफ कर दिया जाए, उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं फॉर्मूले से। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, चार्जेस हमें सेम दिए हुए हैं, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। ये है F, पहले की फोर्स। अब क्या किया गया है कि चार्जेस को हाफ कर दिया, तो न्यू फोर्स जो होगी, सपोज वो F डैश हो गई है और यहाँ चार्जेस को क्या किया गया है, हाफ, तो ये हमने Q/2 कर दिया। डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, तो इसको हमने 2R रख दिया। तो F डैश इज इक्वल टू K, और यहाँ पर ये Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों एक ये जो यहाँ पर ये वाला जो 2 है ये भी अपॉन में आ जाएगा, और ये वाला 2 है ही अपॉन में, और फिर इनके स्क्वायर भी हैं, तो 1/4 इंटू 1/4, एक इस 2 का स्क्वायर 4 और एक इसका, तो ये आ जाएगा 1/4 4 जा 16। तो F डैश की वैल्यू क्या हो गई, ये जो ब्रैकेट है ये आप देख रहे हो ना, ये तो F बन गया बिल्कुल, ये जैसे ये F है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं F डैश को F अपॉन 16। तो इस तरीके से ये फोर्स आ जाता है F/16। तो F/16 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये हम देख सकते हैं कि D ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ charges each of charge 1 microcoulomb are placed at different points on x axis with coordinates।
हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये x इज इक्वल टू 1 2 4 8 ऐसे इंफिनिटी तक दिया हुआ है, मींस नंबर लाइन पे हमको ये शो करने हैं, एक्स एक्सिस पर शो करने हैं। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज केप्ट एट द ओरिजिन देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, नेट फोर्स हमको फाइंड करनी है कि 1 कूलम पर कितनी होगी। तो इसको हम फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली है एक्स एक्सिस के लिए कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये इसका ओरिजिन है, और हमको कैसे दी हुई है एक्स की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8, इस तरीके से हमको ये दी हुई है। ठीक है, ओरिजिन O है और हमको यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, फिर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ये है 1, ये है यहाँ पर 2, ये 4 और ये 8, इस तरह से ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हमको ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं चार्जेस की जो अलग अलग पोजीशंस पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ओरिजिन पर बोला है कि ये 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। फाइंड क्या करना है इसमें, नेट फोर्स फाइंड करना है इस वाले चार्ज पर। ये जो 1 कूलम का चार्ज है, इन बाकी चार्जेस की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है हमको। तो नेट फोर्स देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम साइन है दोनों के, ये पॉजिटिव ही है, तो मीन सारे चार्जेस जो है मिलकर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ये इस तरफ फिर ये भी इस तरफ, तो इस तरीके से सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, तो नेट फोर्स ऐड करके आएगी वेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो मींस एफ नेट हम फाइंड करेंगे इस पर 1 कूलम पर, तो फॉर्मूला K Q1 Q2। अब एक Q क्या है, यहाँ पर 1 कूलम का है ये। ठीक है, दूसरा Q ये 1 माइक्रोकूलम आएगा हर बार, चाहे हम ये वाला पेयर लें या फिर ये पेयर लें या फिर ये इस तरीके से, तो 1 और 1 माइक्रोकूलम इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब 1 माइक्रोकूलम को हम कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हमारे पास K Q1 Q2 आ गया अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों जब हम R की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 1 है पहले वाले के लिए, फिर 2 है, फिर 4 है, इस तरीके से है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या आता है R स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे, पहला ये 1 हो गया, फिर उसके बाद प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा कि हम ये ऐसे आगे इनको ऐड करते जा रहे हैं इंफिनिटी तक। तो अब देखते हैं यहाँ पर K की वैल्यू रख देते हैं, कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, और ये है पावर 10⁻⁻6। ठीक है, बाकी तो ये 1 ही है। अब यहाँ पर ये जो सीरीज बन रही है इसको हमें पहचानना है कि ये कौन सी सीरीज है। जैसे ये पहली टर्म इसमें 1/1 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1/2 स्क्वायर है, फिर उसके बाद ये 1/4 स्क्वायर है। तो ये हमको देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जीपी हो सकती है, ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे हम इसको पहचानेंगे, फर्स्ट टर्म को तो हम ए बोलते हैं, ये जो 1 है ये तो ए हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि अगर ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम इससे पहले वाली टर्म से डिवाइड करें और फिर इसको उससे पहले वाली टर्म से, और यही करते जाएं, तो अगर हमको सेम वैल्यू मिलती है, रेशो सेम मिलता है, तो मीन्स आर मिल जाएगा हमको। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें ये हो गई 1, और उसके बाद जब भी हम डिवाइड करते हैं, देखिए 2 स्क्वायर से हमने 4 स्क्वायर को डिवाइड किया, 2 स्क्वायर मिलेगा, 4 स्क्वायर से 8 स्क्वायर को डिवाइड किया तो भी हमको इसमें 2 स्क्वायर मिलेगा, मींस ये आर की वैल्यू हो गई, तो ये जीपी है। तो हम यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, जो सम है वो कैसे आता है, A/1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर A की वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 माइनस आर, आर मीन्स क्या है, आर की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, और 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 9 इंटू 10⁻9 माइनस 6 कितने हो गए, ये 3 आ गया यहाँ पर। और इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई, 4 माइनस 1 3/4, तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा इसमें 3, 3 3 जा 9, 3 और 4 की मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 12, और 12 इंटू 10⁻3 मीन्स 12 के बाद 1 2 3,
3 0 लगा दी, तो ये 12,000 न्यूटन आ गया ये नेट फोर्स। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में ये ऑप्शन ये रहा 12,000, तो मींस बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा जो एक पॉइंट है वो क्या है, ये जीपी का, और जीपी के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे Sn इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर ये लगा लिया, जहां पर ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होता है रेशो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड आउट साइन ऑफ चार्जेस। यहाँ आपको ये फिगर दिख रही है, इस फिगर में हमको ये Q1 Q2 के साइन बताते हैं। तो Q1 Q2 के साइन हमें कैसे पता चलेंगे, Q1 Q2 हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पता चल जाएंगे। तो यहाँ हम फिगर देख रहे हैं, तो एरोज ऐसे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, मींस टुवर्ड्स चार्ज है। तो अब नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके। तो Q1 के लिए और Q2 के लिए दोनों में ही क्या हो रहा है, लाइंस चार्जेस की तरफ है, मींस दोनों ही चार्जेस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 19 में कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेकडाउन इज E is equal to 3 into 10 to the power 6 volt per meter. The maximum charge in coulomb that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately. बच्चों यहाँ पर इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेकडाउन, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन से मतलब होता है कि जितना चार्ज आ सकता है किसी इंसुलेटर पर, उसके बाद ब्रेकडाउन मीन्स चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमको ये E की वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। मैक्सिमम चार्ज हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ये मैक्सिमम चार्ज इन कूलम ये फाइंड करना मींस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर, ऑफ डायमीटर 5 मीटर मतलब D की वैल्यू हमें ये दी हुई है और Q हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। 20 क्वेश्चन में हमारे पास E है, Q फाइंड करना है, डायमीटर है तो इससे रेडियस आ जाएगी। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना बच्चों, आपको पता ही होगा। इसमें हमको फाइंड करना है Q, तो Q को इधर ले आते हैं। अब ये हो गया E आर स्क्वायर अपॉन के, इस तरीके से आ गया ये। अब वैल्यूज रख देते हैं। E की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 और R की वैल्यू, R कितना है 5 मीटर, ये हमें डायमीटर दी हुई है, मींस रेडियस कितनी हो गई 5 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है कूलम कांस्टेंट की, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब जस्ट इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 और पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, तो ये आ गई पावर -3, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 अपॉन में ये 9 है और इधर ये 2 जो है इसका स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया। अब 3 से डिवाइड कर दिया 9 को, तो ऊपर हमारे पास आ गया 25 और इधर अपॉन में आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये आता है 2.08 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आंसर देखते हैं, आंसर में एक ऑप्शन है ये बी ऑप्शन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। 21 बच्चों यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही है, इस फिगर में यहाँ A है, ये 2 चार्जेस A और ये दूसरा चार्ज है B। अब हमको ये बताना है कि इस फिगर के बारे में कौन सा पॉइंट ये करेक्ट है। फर्स्ट है A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो अब देखते हैं, हमें इसको देख लेते हैं पहले। फिगर को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि A से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, तो A कैसा होगा पॉजिटिव, और B पर पहुंच रही हैं तो B कैसा होगा नेगेटिव, और नंबर ऑफ लाइंस इनकी स्ट्रेंथ हमको सेम दिख रही है, तो मींस मैग्नीट्यूड चार्जेस के सेम है।
तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देख लेते हैं। ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मॉड्यूलस है ना, मींस मैग्नीट्यूड, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। The point charges Q and minus 2Q are placed some distance apart. If the electric field at the location of Q is E, then electric field at the location of minus 2Q will be. बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में अक्सर एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, मतलब बहुत ही पॉसिबिलिटी रहती है कि बच्चे जल्दबाजी में ये गलती ऐसे कर देते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 चार्जेस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2 चार्जेस हैं, तो हम ये 2 चार्जेस यहाँ पे लिख लेते हैं। एक चार्ज हमको दिया हुआ है इसमें, ये कैपिटल क्यू, और दूसरा चार्ज है माइनस 2Q। इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोला है कि ई। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के, और यहाँ चार्ज की जो वैल्यू रखेंगे ना बच्चों इस पॉइंट पर, वो ये वाला चार्ज रखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो इस वाले चार्ज की वजह से है। बस यही इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस 2Q। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जहां पर क्यू चार्ज रखा है। अब ये -2 वाले पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम मान लेते हैं कि ये है ई डैश। तो ई डैश की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, के, और चार्ज इसकी वजह से होगी ये वाली फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो क्यू चार्ज की वजह से। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये तो ई की वैल्यू है। ई डैश की वैल्यू क्या आ गई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों अब ये जो ई है, इस ई में हम ई डैश रख दें क्या, ये बन गया ना, ये जो है ये यहाँ पे क्या है, ई डैश है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 ई डैश। तो ई इज इक्वल टू आ गया -2 ई डैश। तो ई डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -E/2। तो मींस फील्ड जो है वो कितनी हो जाएगी, E/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ए ऑप्शन करेक्ट है 22 का, -E/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास m just remain to suspended when charged with 1 electron of charge E, take G as acceleration due to gravity। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से किसी वाटर ड्रॉप को जिसका मास है m, उसको ऐसे ही सस्पेंडेड रखा गया है। ठीक है, और चार्ज इस पे कितना है, ई चार्ज है। तो अब क्या बताना है हमें कि वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जिसकी वजह से ये फ्रीली सस्पेंडेड हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक ड्रॉप है, ऐसे ये हवा में रुकी हुई है। ऐसा कब होगा, इस पर काम कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स। अगर इस mg को कोई बैलेंस करने वाला फोर्स हो यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो ये हवा में से रुक सकती है फ्रीली सस्पेंडेड। तो अब ये जो ऊपर की तरफ फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, तो मींस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मींस यहाँ पर एफ ई किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम यहाँ पर एफ ई को क्या रख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ पर चार्ज क्या लिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम रख देंगे ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये mg। अब E की वैल्यू क्या आ गई, mg अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी, ये करेक्ट आ गया। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। टू स्मॉल चार्ज स्फीयर A and B have charges
10 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively, and are held at separation of 90 centimeter from each other. At what distance from A electric field intensity would be 0? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने का कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस तरीके से आती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कि चार्जेस ये हैं A एंड B, तो A और B ऐसे हम बना लेते हैं पॉइंट। ये A है, ये B है। A पर चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम और B पर कितना है 40 माइक्रोकूलम। इनको रखा हुआ है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब ये पूछा है कि किस पॉइंट पर नेट फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इस वाले चार्ज का ज्यादा है, दोनों ही सेम साइन के हैं, पॉजिटिव हैं दोनों ही। तो इसलिए जो पॉइंट होगा वो 10 के पास होगा, आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा ना। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ए से वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है जिस पर की ई नेट जो है वो कितना हो जाता है 0। तो ई नेट 0 होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर ये जो 10 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम की वजह से फील्ड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। मींस एट ओ ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी। बस अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। ई ए की वैल्यू के क्यू मींस 10। हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब ऐसे इक्वल रखते हैं ना तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दोनों साइड से वो कैंसिल ही हो जाती हैं। तो इसको हम 10 ही रखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड के और ये डिस्टेंस ये हो गई यहाँ पर 40 और इसके लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ओ से यहाँ बी तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी 90 माइनस एक्स। तो यहाँ 90 माइनस एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब के से के तो कैंसिल हो गया, 10 से ये यहाँ पर ये आ गया 4, तो क्या बचता है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं 90 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर, मतलब ये 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पर। तो 90 इज इक्वल टू ये आ गया 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। मींस a से जो डिस्टेंस है इस a 10 माइक्रोकूलम से ये x की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब आंसर देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तो सी सही है इसमें 30 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इनमें एंगल बताना है। मींस P और E के बीच में एंगल बताना है, कौन से केस में, इक्वेटोरियल लाइन वाले में। तो आपको डाइपोल के ये दोनों केस पता होंगे, एक एक्सियल लाइन और ये दूसरा इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो इक्वेटोरियल लाइन का एक बार फिगर आपको रिवाइज करा देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 25 में यहाँ पर माइनस चार्ज लेते हैं, इधर हम ये प्लस चार्ज ले लेते हैं, डाइपोल हो गया। डाइपोल की ये है इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पर ये हमने ऐसे पॉइंट लिया है, तो माइनस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती है इस पॉइंट पर, प्लस की वजह से ये हो जाती है बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो नेट फील्ड इधर आ जाती है यहाँ पर। तो अब हम देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस से प्लस, ये वाली। तो अब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है क्लियरली समझ सकते हैं कि एक इधर है और एक इधर, तो जस्ट अपोजिट मींस कितना एंगल होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए हमारे। एक और देख लेते हैं हम 26। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating dipole by 90 degree is. अब डाइपोल को रोटेट किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका डाइपोल मोमेंट है P, एंगल कितना है 90, वर्क डन फाइंड करना है। तो W का फॉर्मूला हमें पता ही होता है, PE और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। तो किसी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तो ये फॉर्मूला इसके लिए,
अब यहाँ तो पी ई ही आ गया बच्चों। ब्रैकेट में देखिए तो cos थीटा 1 पहले कैसे थे, ये सेम डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पर कितना, इसको पहले कितना था ये 0 और फिर कितना हो गया ये 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 हो जाता है 0, तो सिर्फ cos 0 बच गया जो इनिशियल था। तो ये कितना आ गया cos 0 1, तो पीई आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया ये 26 का। तो बच्चों ये हमने आज 26 तक कर लिए क्वेश्चंस।